हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अगर आप उत्सर्जन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इस टॉपिक की जान जो है नेफ्रॉन, ठीक है। इस नेफ्रॉन से आप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका फोटो बनाना जो कि बहुत आसान है, वो भी बहुत बार पूछता है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। फोटो देखो एकदम आसान है। अभी नाम मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि जब बताते जाऊंगा फिर नाम लिखते जाऊंगा, उससे चीजें जो है क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। देखो नेफ्रॉन, इसको ब्रिकाणु भी बोलते हैं, ब्रिक नलिका भी बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है ना, ये ब्रिक का यानी कि जिसे इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब जैसे जो हमारा बॉडी है किस चीज से मिलकर बना है? सेल से, कोशिका से। तो जो कोशिका है वो हमारी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे ये रूम है, ये घर है, ये ईंटों से मिलकर बना है। तो ये जो घर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? ईंट है। उससे घर मिलके बना है। बाकी सीमेंट वेमेंट भी है वो अलग बात, पर ईंट, ठीक है, ईंट से। हमारी बॉडी कोशिका से। वैसे ही जो किडनी है, जो वृक्क है, वो नेफ्रॉन से मिलके बना है। नेफ्रॉन भी माइक्रोस्कोप से दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक रचना है ये भी। तो चलो मैं पहले कुछ कुछ बातें बता देता हूं आपको नेफ्रॉन के बारे में। पहला बात यह है कि नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक यानी कि किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन जो मिलकर ब्रिक बनाते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है ना रक्त को छानना, यही नेफ्रॉन का, ठीक है। एक ब्रिक में ना, मतलब एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। समझो कितना ज्यादा, जबकि हमारे पास 2 किडनी होती है। एक बेच के आईफोन ले लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। देखो पहला, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पहला पॉइंट, ब्रिक यानी कि किडनी, ठीक है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, ब्रिक के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। मतलब एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। चलो ये जो है ना फोटो, ये नेफ्रॉन का फोटो है। इसे देख के मैं इसके बारे में बता देता हूं। हालांकि वो तो पता ही है। ब्रिक में 2 सिरे होते हैं। एक सिरा ये जो ऐसे कप आकार की पहली नुमा रचना बना रहा है वो, और एक जो इस नलिका से जुड़ा है वो, इसको बोलते हैं, जिससे जुड़ा है ना, ये जो ब्लू वाली ऐसे निकली हुई है, लग रहा है कि दाढ़ी काटा गया है, हाँ, वो जो है उसे बोलते हैं संग्राहक नलिका, सॉरी, संग्राहक नलिका। और जो सभी संग्राहक नलिका मिलकर लंबी सी ऐसी रचना का निर्माण कर रही है, इसको बोलते हैं संग्राहक नली, ठीक है। और ये सब मिलके फिर मूत्र नलिका या फिर मूत्रवाहिनी का निर्माण करती है। तो पहले आप इतना समझो, ये जो है ये सब, ये है संग्राहक नलिका। और जो पतली सी यहां से यहां तक, ये है संग्राहक नलिका, ठीक है। नली है ये, अब वो था नलिका, ये संग्राहक नलिका, और वो ये संग्राहक नली, ठीक है। तो ब्रिक में 2 सिरे होते हैं। एक ये स्वतंत्र सिरा जिसको बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट बोलते हैं, और दूसरा सिरा इस संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्रिक नेफ्रॉन के नेफ्रॉन
नेफ्रॉन में दो सिरे होते हैं, नेफ्रॉन में दो सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। देखो ऐसा पॉइंट में लिखवा रहा हूं आपको, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना और उसके नीचे से ऐसा लिखना शुरू करना। पॉइंट मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि देखने में जो आसान लगे और जल्दी से याद हो, पॉइंट वाइज पॉइंट याद हो, समझे। हाँ, तो नेफ्रॉन में दो सिरे होते हैं, स्वतंत्र सिरा को जिसमें जिसके स्वतंत्र सिरे को जिसके स्वतंत्र सिरे को जिसके जो है स्वतंत्र सिरे को बोमन कैप्सूल या फिर बोमन संपुट बोलते हैं। अभी मैं नाम भी लिखते जाऊंगा वहां पे, ठीक है। स्वतंत्र सिरे को बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट कहते हैं, या बोमन संपुट, बोमन संपुट कहते हैं। मतलब क्या, तो ये जो है ना, ये जो आपको ऐसे प्याली नुमा रचना दिख रही है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल या फिर बोमन संपुट, बोमन संपुट। ठीक है, ये जो प्याली नुमा रचना है ये हो गई आपकी बोमन संपुट। अब देखो एक और पॉइंट, इस बोमन संपुट में ना बहुत सारी वृक्क धमनियां प्रवेश करती हैं जो रक्त को ले जाती हैं। हाँ, तो वो इसमें प्रवेश करके ऐसे बहुत सारे रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं या फिर रक्त केशिकाओं का जाल भी बोल सकते हैं। और फिर यहां से ऐसे निकल जाती है। मैं इस वाले से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे। एक मोटी सी अभिवाह जो जाती है ना उसमें, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, और जो इधर से निकल जाएगी उसको बोलेंगे अपवाही धमनी। मतलब जो रक्त ले जाती है नेफ्रॉन में उसका नाम है अभिवाही धमनी, और जो रक्त को फिर वैसे निकालती इधर से उसको बोलते हैं अपवाही धमनी। ठीक है, तो जो अभिवाही धमनी होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, ऐसे मान लो ये इतनी मोटी है। ठीक है, ऐसे कलर करते रहो ताकि जो है आपको दिखे। और यहाँ आके ऐसे बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, और फिर यहां से ऐसे निकल जाती है। ये थोड़ा पतला ही रहने देते हैं क्योंकि ये जो थोड़ी पतली होती ही है। देखो ये रही वृक्क धमनियां, इसमें जाती हैं, रक्त केशिकाओं का जाल बनाती हैं और इधर से निकल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वृक्क धमनियां प्रवेश करके रक्त केशिकाओं का जाल बनाती हैं। अब देखो जो धमनी प्रवेश कर रही है, मतलब ये वाली, ये, ठीक है, ये इसे बोलते हैं अभिवाही। अभी मतलब अभी जाएगी। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे कि जो रक्त को ले जाता है और एक रक्त को निकालती है, तो ये है अभिवाही धमनी, मतलब ये अभी जाएगी। ठीक है, और ये निकल गई तो अपवाही। अभी मतलब अभिवाही धमनी। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अभिवाही, इधर से होगा वो अभिवाही धमनी। ठीक है, ये रही अभिवाही धमनी। और जो निकल गई है इसका नाम है अपवाही धमनी। यह अपवाही धमनी, और वो है अपवाही धमनी। ठीक है, और जो इसमें प्रवेश कर रही है इसको अभिवाही धमनी। और जो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी संरचना ऐसे गोल 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 बनाई गई है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अभी मैं लिखवा दूंगा इसके बारे में। ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। थोड़ा मेरे को बोलने नहीं आता है ये वर्ड। ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, देखो ये जो नया पॉइंट इसमें है कि ये बोमन संपुट में बहुत सारी वृक्क धमनियां प्रवेश करके पतली पतली शाखा में बढ़ जाती है, और
एक संरचना का निर्माण करती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, वही मैं लिख देता हूं बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल में, या फिर बोमन संपुट लिखता हूं, कोई भी एक लिख सकते हो। बोमन संपुट में बहुत सारी वृक्क धमनियां प्रवेश करके, वृक्क धमनी, बहुत सारी वृक्क धमनी प्रवेश करके रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है। रक्त केशिकाओं, बहुत सारी वृक्क धमनियां देखो प्रवेश की है और रक्त केशिकाओं के हमें बहुत सारा जाल की तरह बनाया हो ना, ये पतली पतली धमनियां ही है, रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है, का जाल बनाती है, जिसे रक्त केशिकाओं का क्या बनाती है, जाल, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, कहते हैं। तो ये ब्लैक से लिख दे ताकि थोड़ा दिखे, चलो अंडरलाइन भी कर दिए, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, इतनी तो रही इस ग्लोमेरुलस, इस धमनी और इस बोमन कैप्सूल के बारे में। अब देखो, जो बोमन कैप्सूल से एक सिरा निकल रहा है जो नीचे आकर अचानक पतला हो जा रहा है, ठीक है, और ऐसे यू आकार की संरचना बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, और जो अंतिम सिरा इस संग्राहक नलिका से जाके मिलता है, बस। ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूं इतना, और फिर कुछ एक दो पॉइंट है जो और लिखवाता हूं आपको। ठीक है, देखो ये इतना तो मैंने बता दिया। अब ये जो बोमन संपुट है या बोमन कैप्सूल है, इसका निचला सिरा अचानक पतला होकर यू आकार की संरचना बनाता है। ठीक है, देखो ऐसे यू आकार की संरचना बनाता है, इसे हिलने का लूप या फिर हिलने का चाप बोलते हैं। ठीक है, और जो वृक्क का अंतिम सिरा है वो जाके संग्राहक नलिका से मिलता है। वो मैं चीज लिख देता हूं आपको। देखो पहला, बोमन संपुट का, बोमन संपुट का निचला सिरा, निचला सिरा पतला होकर, निचला सिरा पतला होकर हिलने का लूप या फिर हिलने का चाप, ठीक है, ब्लैक से लिख देता हूं ताकि दिखे, होकर हिलने, हिलने का लूप या हिलने का चाप, पतला होकर हिलने का लूप या हिलने का चाप बनाता है, जो यू आकार की संरचना है। ठीक है, चाप बनाता है जो यू आकार की क्या है, संरचना है। ठीक है, जो यू आकार की संरचना है, इतना हो गया, वो यू आकार की संरचना है। अब वृक्क का जो अंतिम सिरा है वो जाके संग्राहक नलिका से मिलता है। ठीक है, वृक्क का अंतिम सिरा, नेफ्रॉन का अंतिम सिरा संग्राहक नलिका से मिलता है, संग्राहक नलिका से मिलता है। ठीक है, अब चलो मैं नाम लिख देता हूं। ये जो आपको यू आकार की संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं हिलने का लूप, हिलने का लूप या फिर हिलने का चाप भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है उसका, हिलने का लूप और हिलने का चाप। ठीक है, और जो वृक्क का अंतिम सिरा है वो जाके इस ब्लू वाली रचना से मिलता है जिसका नाम है
ये जो ब्लू वाली रचना से मिल रहा है ना, यहाँ भी या फिर यहाँ पे, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। ठीक है, मैं इसको ऐसे नीचे खींच के यहां लिख देता हूं, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। और जो ये है, मतलब जो सब बहुत सारी संग्राहक नलिका मिलके जो बनाई है उसे बोलते हैं संग्राहक नली, संग्राहक नली। ठीक है, ये है संग्राहक नलिका है, जो पतली सी ऐसे पाइप जैसी रचना यहां से यहां तक, और जो छोटे छोटे ये बनाया है मैंने, ये है संग्राहक नलिका। ठीक है, जिससे ब्रिक का अंतिम सिरा आके मिलता है। अब देखो, बहुत सारी जो संग्राहक नलिका मिलकर संग्राहक नली का निर्माण करती है, और बहुत सारी संग्राहक नली मिलकर मूत्र नली का निर्माण करती है। इतना हो गया। ठीक है, संग्राहक नलिका और संग्राहक नली ये तो हो गया। अब एक और पॉइंट लिख लेना कि जो बहुत सारी संग्राहक नलिका मिलके इस संग्राहक नली का निर्माण करती है, ये भी लिख लेना। ठीक है, कई सारी संग्राहक नलिका मिलके संग्राहक नलिका मिलकर जो संग्राहक नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, संग्राहक नली का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ठीक है, बहुत सारी संग्राहक नलिका जो है वो मिलके संग्राहक नली का निर्माण करती है। अब देखो, एक और पॉइंट बता देता हूं आपको। ये जो है ना बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल और ये जो ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के मेलपिगियन कोश या फिर मेलपिगियन कैप्सूल बोलते हैं उसको। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मेलपिगियन कैप्सूल। वो आप चाहो तो लिख लेना इसके आगे। ये तो मैं खैर ऐसे जो नेफ्रॉन के बारे में था वो बताया था, वो आप लिखना चाहो तो मेलपिगियन कोश या फिर मेलपिगियन कैप्सूल, तो आप पॉइंट करके बोनस और फिर लिख लेना। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव आता है। तो उसमें आता है बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये रहा आपका नेफ्रॉन के बारे में संरचना। इधर आप जो लिखवाया था मैंने वो हो जाएगा उसका थ्योरी, और ये वो इसका संरचना, ये नेफ्रॉन का संरचना। ऐसे ही आपको बनाना है, इसको हिलने का चाप, और जो जो पॉइंट मैंने जहां लिखा है वैसे ही लिख देना है अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो आज के बस के लिए इतना रहने देते हैं। जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी ब्रिक के ऊपर, क्योंकि जब ईंटों के बारे में पढ़ लिया तब इससे घर बनना भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मूत्र का निर्माण कैसा होता है वो सब, मतलब बायोलॉजी की संपूर्ण क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।